Hello and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी की इस खास शो क्रिप्टो वीकली रैप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्रिप्टो की इस दुनिया में क्या कुछ खास हुआ है। The Income Tax Department on Wednesday said that 1% tax deducted at source on transfer of virtual digital asset would be levied on net transaction value, and onus of deducting the tax would primarily be on the exchanges. तो बहुत टाइम से संदीप बात हो रही थी कि टैक्स कितना लगेगा। 30% टैक्स ऑलरेडी लग रहा है और 1 जुलाई से 1% TDS जारी होने की बात हो रही थी, और अब 1 जुलाई बस कुछ ही दिन दूर है और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल क्लैरिटी दे दी है कि 1% TDS जो है वो लगेगा और वो एक्सचेंजेस को पे करना होगा। लेकिन जहाँ पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस होंगी वहाँ पर बायर को 1% TDS जो है वो भरना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो ये 1% TDS होगा वो नेट ट्रांजैक्शन पर होगा, यानी जो भी GST या कोई चार्जेस हैं उन्हें डिडक्ट करने के बाद उस पर TDS जो है वो लगेगा। साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी बहुत क्लियर कर दिया है कि जिस महीने में TDS की ट्रांजैक्शन होगी उस महीने के एंड के अगले 30 दिनों में इनको करना पड़ेगा। तो उसने और इन्वेस्टर्स को इसका पालन करना भी जरूरी है। अगर वो इन्वेस्टर्स इसका पालन अच्छे से कर दे तो इसके बाद कुछ अच्छे पॉजिटिव चीजें भी आगे सरकार की ओर से होने की उम्मीद है। तो इन्वेस्टर्स को इसका पालन करना बहुत जरूरी है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST काउंसिल अपनी आगामी बैठक में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDA या क्रिप्टो एसेट्स पर टैक्स लगाने पर कोई फैसला नहीं ले सकती है, और साथ ही हरियाणा और कर्नाटक इन राज्यों को क्रिप्टो इकोसिस्टम में वेरियस एक्टिविटीज के नेचर और टैक्सेबिलिटी को स्टडी करने के लिए भी कह सकती है। यह काउंसिल की बैठक 28 जून और 29 जून को चंडीगढ़ में होने वाली है। इस मामले को रिव्यू कर रहे GST फिटमेंट कमेटी ने मामले को टाल दिया है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस पर डीपर स्टडी की अभी भी जरूरत है। यह कदम क्रिप्टो इंडस्ट्री के प्लेयर्स की मांग के बाद GST के नजरिए से VDS पर कंसर्न्स और स्केप्टिविज्म यानी संदेह पर क्लैरिटी की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में GST नियमों में वर्चुअल एसेट्स के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ये केवल क्रिप्टो एक्सचेंजेस द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज पर 18% के रेट से लगाया जा रहा है, जिन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में कैटेगराइज किया गया है। वही बात करें GST काउंसिल की, तो GST काउंसिल की लॉ कमेटी और फिटमेंट कमेटी क्रिप्टो एसेट्स के क्लासिफिकेशंस और टैक्स ट्रीटमेंट पर फिलहाल विचार कर रही है। वही अब लॉ पैनल ये सुझाव देगा कि क्रिप्टो एक गुड्स, कमोडिटी या सर्विसेज इनमें से किस रूप में माना जाना चाहिए। तो रुचि, अब जो बात आई है सरकार का जो अभी ये कदम है वो आगे का कदम है, बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके वर्चुअल एसेट्स की बात करें तो उनमें भी कुछ बातचीत चल रही है कि उन्हें गुड्स में कंसिडर किया जाए, सर्विसेज में किया जाए, कमोडिटीज में किया जाए। तो इनमें से आई थिंक कुछ 15-20 दिनों में वो भी उन पे अच्छा कदम उठाएगी जी, और हो सकता है कि 18% ही GST लगे, लेकिन अभी फिलहाल बिल्कुल क्लियर तो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लाउड SEK claims fake cryptocurrency exchanges have scammed Indian investors of more than $128 million, nearly rupees 1,000 crores। तो हाल फिलहाल में बहुत से केसेस आए हैं जहां इंडियन इन्वेस्टर्स को कुछ फेक एक्सचेंजेस ने अप्रोच किया। हुआ क्या कि जो स्कैमर्स हैं और जो हैकर्स हैं उन्होंने एक फेक डोमेन बनाया जहां उन्होंने लेजिटिमेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसको इम्पर्सनेट किया। मतलब उनकी छवि बनाते हुए उन्होंने लोगों को अप्रोच किया। अप्रोच कैसे किया? फेक फीमेल प्रोफाइल्स बनाए ऑन सोशल मीडिया, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस किया कि वो इन्वेस्ट करें उनकी एक्सचेंज में। तो लोग उनकी झांसे में आ भी गए, और शुरू में जैसे कहते हैं ना कि मछली को दाना देते हैं, तो पहले तो बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स उन्होंने कमाए। उसके बाद जब इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया उन लोगों को, विक्टिम्स को, तो उन्होंने अपना पैसा उस फेक प्लेटफॉर्म, फेक एक्सचेंज में लगाया, और उसके बाद जो है उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। यानी कि जो विक्टिम्स हैं वो विड्रॉल नहीं कर पाए, और ये जो स्कैमर्स हैं उनका पैसा लेकर चंपत हो गए। लेकिन खबर यहीं तक नहीं है, आगे सुनिए। आगे और मज़ेदार खबर ये है कि जब इन्होंने अपना ये कंप्लेंट फाइल किया तो उसके बाद और इसी तरह के जो चीटर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उन्होंने इनको अप्रोच किया कि हम आपके जो ये फ्रीज अकाउंट्स हैं उन्हें अनफ्रीज कर देंगे और आपके जो पैसे हैं उसको रिट्रीव करवा लेंगे। और उस झांसे में इन्होंने और ज़्यादा इनसे बैंक डिटेल्स ली, IDs ली, और ज़्यादा जो है उनको चीट किया। क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर बात करें डीप फेक्स
जैसे आपने कहा कि फेक फीमेल प्रोफाइल्स, तो यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं, उनके भी प्रोफाइल बनाकर उनके द्वारा ऐसे मार्केट में कहा गया कि, और बहुत सारे ट्विटर पर भी वो कहा गया कि है, तो लोग क्या उनके झांसे में आ गए और बहुत सारा मतलब पैसा लेकर वो हो रहे। तो इसमें क्या मेन इन्वेस्टर्स को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक कई टॉप भारतीय बैंकों के साथ साथ ट्रेड फाइनेंसिंग पर केंद्रित एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट विकसित करना चाहता है। खास करके अगर बात करें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, तो लोन फ्रॉड से निपटने के लिए डिजाइन किए गए प्रोजेक्ट में ये बैंक्स अब भाग लेने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य लेटर ऑफ क्रेडिट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स के डिजिटल वर्जन्स जारी करके उनके साथ हो रहे छेड़छाड़ को रोकना है। इस तरह के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा की गई धोखाधड़ी, जिसमें अरबों रुपए की हेराफेरी की गई थी, उसे रोकने में मदद कर सकते हैं। तो रुचि, जैसे आरबीआई ने ये जो कदम उठाया है वो उसे काबिल तारीफ कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ चेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित ये जो कॉन्सेप्ट वो करने वाले हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें जो फ्रॉड जैसी, लोन फ्रॉड जैसी चीज़ें होती है, उसे ज़रूर रोकने में उसमें मदद मिलेगी। तो जैसे हमेशा से आरबीआई ने क्रिप्टो को तो हमेशा अपोज किया है, लेकिन अब उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट कर दिया कि वो ब्लॉकचेन यानी कि जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। Correct. So it's a very positive move. Absolutely. Yeah. So moving on, the Sam Bankman-Fried FTX and Alameda Research Rescue Tour is well underway in the broader cryptocurrency space, with both BlockFi and Voyager taking $250 million and $200 million loans respectively from SBF company bailouts. तो यहाँ सैम बैंकमैन फ्राइड ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच उन्होंने ली है। पूरे जो मार्केट सेंटिमेंट है उसको पॉजिटिव करने के लिए उन्होंने जो बहुत सारी क्रिप्टो कंपनीज थी जो कि अभी फ़िलहाल मार्केट क्रैश से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है, उन्हें उन्होंने रेस्क्यू किया, जिसमें कि ब्लॉकफाई का नाम है और साथ में वॉयजर डिजिटल का भी नाम है। तो ब्लॉकफाई पर क्या हो रहा था कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो विड्रॉल्स है वो डिले हो रहे हैं। ऐसे में सैम बैंकमैन फ्राइड ने उन्हें हेल्प किया, ब्लॉकफाई को, उन्हें $250 मिलियन का एक रिवॉल्विंग जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है उसके थ्रू उन्होंने उनको हेल्प किया है। और वहीं वॉयजर डिजिटल को भी $200 मिलियन का जो है क्रेडिट दिया, साथ में 15,000 BTC एट द रेट ऑफ 5% फॉर द ईयर 2024, वो उन्होंने उनको उस तरह से हेल्प किया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बाइनेंस के CEO चांगपेंग जाओ, तो वो कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो बेलआउट्स है या इन तरह की कंपनीज को जो हेल्प करना है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, वो बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो किसी को हेल्प करे, क्योंकि उनका मानना है कि जो भी ये बैड या फेल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें वो नहीं सपोर्ट करना चाहते। और कुछ इसी तरह की जो सोच है वो यूएस के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जो कमिश्नर है हेस्टर पियर्स, उन्होंने भी यही कहा है कि इस तरह की कंपनीज को एक तरह से, यही उनका कहने का सार था कि उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा सस्टेनेबल हमारी इंडस्ट्री हो तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को बेल आउट नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि क्या है, अभी जो इम्पैक्ट हो रहा है मार्केट क्रैश की वजह से, जो कंपनीज पे जो इम्पैक्ट हो रहा है उससे कहीं ये सब चीज़ें उभर के सामने आ जाएगी और जो कंपनीज के लिए एक आशा किरण भी हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने बुधवार को कहा कि यूएस सेंट्रल बैंक को आगे बढ़ना चाहिए और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते रहना चाहिए, भले ही इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट और पोटेंशियल रिसेशन का सामना कर रहा हो। बुधवार को सीनेट बैंकिंग कमेटी के समक्ष सुनवाई के दौरान पॉवेल ने कहा कि यह सॉफ्ट लैंडिंग बहुत चैलेंजिंग होने जा रही है और रिसेशन भी निश्चित रूप से होने की उम्मीद है। पॉवेल ने कहा कि सेंट्रल बैंक ने बिटकॉइन और वाइडर क्रिप्टो मार्केट के वोलेटाइल प्राइस स्विंग से कोई मैक्रो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस नहीं देखा है, लेकिन बेहतर क्रिप्टो रेगुलेशन की अभी भी आवश्यकता है। स्टेबल कॉइन्स के बारे में पूछे जाने पर पॉवेल ने कहा कि स्टेबल कॉइन्स की दुनिया नई और उभरती हुई थी और इसमें फिट फॉर पर्पस रेगुलेशंस नहीं था जिसकी उसे आवश्यकता थी। तो रुचि, रियली बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। अगर इंडिविजुअल्स के बारे में बात करें तो इंडिविजुअल्स के बारे में न सोचकर अगर पूरी यूएस सेंट्रल बैंक के बारे में बात करें तो इसे ज़रूर इन्फ्लेशन कम होने की मदद मिलेगी इससे। तो लोगों ने इसे पॉजिटिव वे में लेना भी बहुत जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो फेड रेट हाइक्स जो है वो बढ़ाने ही पड़ेंगे, हर एक की जिम्मेदारी जिससे हाँ रिसेशन आएगा और उसको फिर टैकल करना ही पड़ेगा अगर हमें इन्फ्लेशन से बचना है तो। एब्सोल्युटली। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, द होराइजन ब्रिज टू द हार्मनी लेयर 1 ब्लॉकचेन हैज बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर $100 million in altcoins which are being swapped for Ether. Harmony's native 1 token slumped on news of the exploit
Detroit, taking its decline in the past 24 hours to more than 12%. तो यहाँ एक बार फिर से एक ब्रिज जो है वो हैक हो गया है। तो यहाँ बात हो रही है होराइजन ब्रिज की, जिसमें हैकर्स ने क्या किया कि 11 ट्रांजैक्शंस के ज़रिए उन्होंने ऑल्ट कॉइन्स को पहले एक वॉलेट में डाला, फिर यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के जरिए उन्हें उन ऑल्ट कॉइन्स को ईथर में कन्वर्ट किया और फिर अपने वॉलेट में जो है उन्होंने उसे डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जो होराइजन ब्रिज है वो एक मल्टी सिग्नेचर वॉलेट को सपोर्ट करता है, जिसमें क्या होता है कि अगर एक वॉलेट को 5 लोग हैंडल करते हैं तो उस 5 प्राइवेट कीज़ होती है। उन 5 प्राइवेट कीज़ में से अगर 2 लोग भी उस वॉलेट को या उस ट्रांजैक्शन को मंजूरी देते हैं तो वो ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो ऐसे में आई थिंक हैकर्स के लिए इसे हैक करना बहुत आसान हो जाता है। और इसी सिमिलर वे में जो हमने पहले देखा था, रॉनिन ब्रिज हैक हुआ था एक्सी इन्फिनिटी में, वो भी एक मल्टी सिग्नेचर वॉलेट था, उसके थ्रू ये जो है ये हेज किया गया था। तो आशा करते हैं कि एफबीआई और जो लॉ सिक्योरिटी जो फर्म है वो इन अटैकर्स को जल्द से जल्द तलाश कर ले और प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। तो वैसे फिलहाल जो ये होराइजन ब्रिज है इसे हॉल्ट कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि इस हैक से जो ब्रिज है बीटीसी का वो इफेक्ट नहीं हुआ है। करेक्ट। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और स्व घोषित डोज फादर एलोन मस्क ने लीडिंग मीम क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन के लिए अपने अटूट समर्थन की घोषणा की है। टेस्ला के सीईओ ने ट्वीट किया कि वो डोजकॉइन का समर्थन करते रहेंगे। डोजकॉइन के लिए अपने कंटिन्यूस सपोर्ट की मस्क की घोषणा एक अमेरिकन इन्वेस्टर कीथ जॉनसन द्वारा उनके 2 कंपनीज टेस्ला और स्पेसएक्स के खिलाफ कथित तौर पर डोज को बढ़ावा देने और क्रिप्टो करेंसी की कीमत में हेरफेर करने के लिए $258 बिलियन का मुकदमा दायर करने के कुछ दिनों बाद आई है। इस बीच एलोन मस्क मंगलवार को ट्विटर के अपने $44 बिलियन के टेकओवर को पूरा करने के करीब एक कदम आगे बढ़ गए हैं, जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से उनके बायआउट ऑफर को मंजूरी दी थी। मस्क ने कुछ समय पहले ही संकेत दिया था कि क्रिप्टो करेंसी सहित ट्विटर पेमेंट्स को शामिल करना मेक सेंस है और साथ ही यह भी प्रपोज किया कि ट्विटर ब्लू सर्विस का पेमेंट डोज में किया जाए। बता दें कि डील्स अप्रूवल के बाद डोज कॉइन में तेजी आई, जो पिछले हफ्ते डोज कॉइन लगभग 15% से ज्यादा है। एक्चुअली आई होप कि मस्क के इस कदम से ट्विटर से बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो भी इसे फॉलो करें कि मतलब आगे जाकर ये जो पेमेंट का जो इन्होंने मेथड रखा हुआ है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको जरूर आगे जाके जो है भविष्य में वो फॉलो करेगा। अरे इंडिया में लेकिन फॉलो करेगा या नहीं करेगा ये थोड़ा सा मुझे तो बात की बात है मुझे मुश्किल लगता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। बिटकॉइन रिबाउंडेड इन मंडे मॉर्निंग इंडिया ट्रेड्स आफ्टर फॉलिंग बिलो $18,000 ऑन वैल्यू बाइंग एंड ट्रैकिंग हायर यूएस नैस्डैक फ्यूचर्स। Throughout the week, Bitcoin floated between $19,000 and $21,000 levels. Bitcoin was trading around $21,000, up by almost 3% in the last 24 hours. Ether, the second biggest cryptocurrency, was trading around $1,200, up by over 8% in the similar time frame. Broad macro risk appetite looks set to finish the week in robust fashion. Cryptocurrency market was trading higher with the global crypto market call up by 4.36% at $953 billion. तो यहाँ बहुत एक राहत की बात है कि एक लंबे अरसे के बाद, मैं कहूँगी बहुत से हफ्ते या कहूँ महीनों के बाद जो है क्रिप्टो मार्केट वो उठी है, थोड़ा पॉजिटिविटी उसमें देखने को मिली है। और साथ में आज की ये भी खबर थी कि अब जो जैसे माइनर्स सेलिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बिटकॉइन को बेच रहे थे, उस पर भी थोड़ा सा ईज आई है। और ये समहाउ माइनर्स का बेचना बनता भी था, क्योंकि माइनर्स जितना उनका कॉस्ट होता है माइनिंग का, जब उससे ज़्यादा होता है दैन द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन, तो ऑफकोर्स वो उसको सेल आउट करते हैं। और पिछले 2 महीने में जो माइनर्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 BTC सेल ऑफ कर दिए थे। तो अब उस पर थोड़ी सी रोक लग गई है, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी के जो एनालिसिस्ट हैं, उनका यही कहना है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 से नीचे जाते हैं तो इन्फ्लेशन बहुत हद तक कंट्रोल की जा सकती है। एब्सोल्युटली। अभी ये 2 महीने का जो पीरियड गया पिछला जो क्या, तो इसमें हर एक इन्वेस्टर बहुत स्ट्रेस में था। वो वही सोच रहा था कि कब मार्केट आगे जाए और कब उनके जो एसेट्स है उसमें कुछ ग्रोथ हो। तो लकीली उनका अभी जो सपना है, आशा की किरण भी बोल सकते हैं, उनका सपना भी पूरा होते नजर आ रहा है। और आई होप कि आगे जाके भी ये मार्केट प्रॉपर स्टेबल रहे और बढ़े, इन्वेस्टर्स खुश हो जाए। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के साथ एक एक्सक्लूसिव मल्टी ईयर नॉन फंजिबल टोकन पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कोलैबोरेशन का उद्देश्य ग्लोबल NFT कैंपेन्स के माध्यम से सॉकर फैंस को Web3 इकोसिस्टम से परिचित कराना है। इस एग्रीमेंट में बाइनेंस और रोनाल्डो भी शामिल है,
जो NFT कलेक्शंस की एक सीरीज बनाते हैं। इन्हें विशेष रूप से बाइनेंस NFT प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा, जिसका पहला कलेक्शन 2022 में आएगा। मार्च में वापस रोनाल्डो को खेल में उनकी उपलब्धियों के लिए क्रिप्टो टोकन से सम्मानित किया गया था। फुटबॉल स्टार को JUV टोकन, जुवेंटस FC का ऑफिशियल फैन टोकन, उसके द्वारा बनाए गए हर एक सीनियर करियर गोल के लिए दिया गया था। तो Web3 इकोसिस्टम जो कि भविष्य का हम बोल सकते हैं भविष्य ही है हाँ, actually, ये क्रांति ही है एक्चुअली। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति है, जो कि हर एक आपकी जो भी एसेट्स है वो सिक्योर्ड होने वाले Web3 के माध्यम से। और आगे आगे इसमें और भी इम्प्रूवमेंट होगा। और पर सभी इन्वेस्टर्स जो है वो Web3 3.0 जो इकोसिस्टम है उसको अपनाना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करना चाहिए, जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। आगे जाकर भी और भी जो स्पोर्ट्स है वो भी इसे अपनाना चाहेंगे। और ये अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स स्टार्स हों या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री से बड़े बड़े नाम हो, जैसे कि हमने आज ही खबर देखी कि स्नूप डॉग और एमिनेम अपनी एक म्यूजिक वीडियो लेकर आ रहे हैं, और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी कहीं ना कहीं NFTs को Web 3.0 को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे ओवरऑल जो एक क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत पॉजिटिव जो है नज़र आती है और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती है। तो आज के इस वीकली रैप में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड की बिल्कुल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर। And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to Crypto TV, and do not forget to hit the bell icon, and have a great weekend. Thank you.